हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोशल। अभी मैं देख के आया रॉकी और रानी की लव स्टोरी। और टू बी ऑनेस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से कि करण जौहर के सिनेमा से मेरा चाइल्डहुड कहीं ना कहीं बहुत रूइन हुआ है। बिकॉज व्हेन आई वाज जस्ट अ किड इन स्कूल, तब मैंने कुछ होता मैं जो समर कैंप देखा था, मुझे लगा कि स्कूल की छुट्टियाँ या स्कूल की आउटिंग्स इस तरह की होती हैं, पर ऐसा कभी नहीं हुआ। उसके बाद स्टूडेंट ऑफ द ईयर के कॉलेज लाइफ को देख के इट वाज लाइक अ डिप्रेशन आफ्टर दैट कि हाउ कॉलेज वेंट। सो Karan Johar cinema is not really the most relevant cinema of our past, बट आई वॉज रियली इंटरेस्टेड टू सी कि 2023 में वो अपने सिनेमा को किस तरह से ऑडियंस को दिखाते हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट आई एम एक्चुअली सरप्राइज्ड बाय दिस फिल्म। ये एक फैमिली ड्रामा फिल्म है, और एक फैमिली ड्रामा फिल्म को आजकल के टाइम में पुल ऑफ करना कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है अनटिल अनलेस आपके दो प्रोटैगनिस्ट के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट है। एंड इस फिल्म में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो है ही फैमिलीज का। जब मैं ये फिल्म देखने गया तो मेरी इससे कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी, बिकॉज एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ऑलरेडी ओपनहाइमर के इफेक्ट में हूँ अभी तक कि मेरा रिव्यू ही तक नहीं हो पाया है। और मैं फैमिली ड्रामा फिल्म्स देख के ऑलरेडी आई एम एट अ सैचुरेशन पॉइंट, बट इट रियली सरप्राइज मी। सो एक अच्छी फैमिली ड्रामा फिल्म बनाने के लिए यू नीड अ फैमिली, बोथ द साइड्स और वन साइड। देन यू नीड टू पीपल हु वांट टू गो अगेंस्ट दैट फैमिली और विद दैट फैमिली, एंड देयर हैज टू बी एन इम्पॉर्टेंट कॉन्फ्लिक्ट। रॉकी रानी की प्रेम कहानी में ये चीज़ बहुत अच्छे से कमर्शियल सिनेमा के तौर पे दिखाई जाती है। 42% वोटिंग तो हमारा नेशनल ड्यूटी है सिटीजंस। मैं तो वोट देना ही बंद कर दिया। मैं तो कहता हूँ आप भी बंद ही कर दो, क्या फायदा, शमीता तो है नहीं। शमिता कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी से है? बिग बॉस। सो रिव्यू शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रॉन्ग पॉइंट की। सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग पॉइंट था मेरे लिए इस फिल्म में केमिस्ट्री। अगर एक लव स्टोरी है तो वहाँ पे केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। आलिया और रणवीर की केमिस्ट्री मुझे ट्रेलर्स और सॉन्ग्स में तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। इट वॉज लुकिंग लाइक कि ये हो क्या रहा है, लाइक वाई दिस ऐसे लग रहा था कि इन दोनों को एक साथ क्यों लेके एक फिल्म बनाई गई है। बट व्हेन आई सॉ द फिल्म टुडे आई वाज कंप्लीटली प्रूवन रॉन्ग। एक्चुअली में ये जो कैरेक्टर था रणवीर का, वो उन पे बहुत अच्छे से सूट करता है। एंड आपको फिल्म देखते हुए पता लगेगा कि वो इस तरह से क्यों आपको लग रहा था। एंड उसके अलावा जो आलिया का कैरेक्टर है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और कहीं ना कहीं एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट से आता है। एंड इट गिव्स यू अ नैरेटिव ऑफ हाउ अपोजिट्स अट्रैक्ट। इन दोनों की केमिस्ट्री फिल्म में इतनी अमेजिंग थी कि आप एंड तक इनको रूट करते हो कि ये दोनों एक साथ होने चाहिए। एंड दैट इज़ वेयर आई फील कि राइटिंग फॉर दीज टू कैरेक्टर्स हैज़ एक्चुअली वर्कड। सो इसलिए मेरे लिए तो इन दोनों की केमिस्ट्री वॉज अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रॉन्ग पॉइंट नंबर 2, ड्रामेटिक्स। ये एक फैमिली ड्रामा फिल्म है, और यू कैन कॉल इट लाइक अ टोटली ड्रामा कॉमेडी फिल्म। इसमें मेन चीज़ ये है कि ड्रामा सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और इस फिल्म में जो ड्रामेटिक एंगल्स दिखाए गए हैं वो करण जौहर के सिनेमा को ही एक तरह का ट्रिब्यूट है, और कहीं ना कहीं एक तरह का ट्रॉल भी है। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कभी खुशी कभी गम और कुछ कुछ होता है बनाई थी, उस आइडियोलॉजी को वो इस फिल्म में बिल्कुल हटा देते हैं। वो उस तरह के कैरेक्टर्स इस फिल्म में ज़रूर लाते हैं, बट कहीं ना कहीं उनकी वो मौकरी भी करते हैं और कहीं ना कहीं उनको क्रिटिक करते हैं। सो द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस फिल्म वाज कि ड्रामेटिक्स कहीं ना कहीं दो वर्ल्ड से दिखाए गए हैं, एक मॉडर्न वर्ल्ड और एक पुरानी सोच। अब जब ये दोनों चीज़ें एक साथ जुड़ती हैं तो बहुत ही अच्छे ड्रामेटिक्स और सेंसिबिलिटीज़ आपके सामने आती हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रॉन्ग पॉइंट नंबर 3, सेंसिबिलिटीज़। एक फिल्म चाहे जैसी भी हो, चाहे उसके कैरेक्टर्स कितने भी अजीब से जोक्स क्रैक करे या सिचुएशंस आपको कहीं भी ले जाएं, बट जब अगर सीरियस सिचुएशन होती है और वो कैरेक्टर अगर सेंसिबली बात ना करे या कुछ आपको स्क्रीन पे सेंसिबल ना दिखे, तो आप कहीं ना उस कैरेक्टर से कनेक्ट नहीं कर पाते हो। इस फिल्म में सेंसिबिलिटीज़ का बहुत ध्यान रखा गया है। फॉर एग्जाम्पल, रॉकी का कैरेक्टर बहुत आउट ऑफ द प्लेस लगता है, क्योंकि आप सोचते हो कि इस तरह से कौन ड्रेस करता है, इस तरह से कौन बात करता है। पर एक सीन में वो खुद बोलता है कि यार मैं थक चुका हूँ, लोग मुझे इस तरह से जज करते हैं, क्योंकि ना मैं इंग्लिश बोल पाता हूँ ना मेरी एजुकेशन है कोई। तो वो समझाता है कि किस तरह से लोग उसे हमेशा से जज करते आए हैं। और इस तरह के कई सीन्स हैं फिल्म में। सो दैट एक्सप्लेन्स कि हर कैरेक्टर को दिखाने के लिए एक सेंसिबल अप्रोच लिया गया है, चाहे वो कैरेक्टर किसी तरह से भी इंट्रोड्यूस किया जाए। सो इसीलिए जब आप फिल्म देखेंगे तो आप कहीं ना कहीं दो पागल से कैरेक्टर्स के बारे में कोई स्टोरी नहीं देख रहे हैं। ये दो सेंसिबल कैरेक्टर्स ही हैं जिसे सोसाइटी कहीं ना कहीं गलत तरह से जज करती है। और लिटरली अगर हम बहुत ही क्लियर माइंडसेट से हर चीज़ को देखना शुरू करें तो आई थिंक हम कभी किसी को जज ही नहीं करेंगे। ये फिल्म कहीं ना कहीं बहुत सेंसिबल है उस अप्रोच में। ये फिल्म गलत को गलत भी दिखाती है और सही को सही, और जो गलत है अगर वो गलती मान भी रहा है तो उसको भी वो सही दिखा रही है।
क्रिस्टोफर नोलन प्लॉट हो गया है तो इंसेप्शन का. सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि इस फिल्म में जो सेंसिबिलिटी का अप्रोच है और मोरलिस्टिक अप्रोच है वो आपको एंडिंग तक आते आते कहीं ना कहीं आपको बहुत स्ट्रांगली फील होता है. इसलिए फॉर मी द सेंसिबिलिटी एंड द मोरलिस्टिक अप्रोच ऑफ दिस फिल्म वॉज ऑन पॉइंट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आई डिड नॉट लाइक अबाउट दिस फिल्म. इस फिल्म की पेसिंग बहुत ही अनइवन सी फिल्म है ये. कभी भी कोई सीरियस सिचुएशन आती है तो उसके बाद एक बहुत ही कॉमेडी सीन आ जाता है, स्पेशली सेकंड हाफ में जहाँ पे सिचुएशन इतनी टेंस है पर अगला ही सीन इस तरह का कॉमेडी आ जाता है कि आपको लगता है कि ओह इतने कॉमेडी की शायद ज़रूरत नहीं थी, या फिर इस सीन के यहाँ पे ऐसा ऐड करने की क्या ज़रूरत थी. सो दिस इज़ वेयर द फिल्म रियली बिकम्स थोड़ा सा आउटडेटेड फॉर मी. अगर इस फिल्म को थोड़ा सा और टाइट रखा जाता सेकंड हाफ में वेयर थिंग्स वुड हैव बीन सीरियस बट एट द सेम टाइम लिटिल बिट फनी, नॉट लाइक mediocre funny, it would have been so good. Otherwise, I have no big issues with the film. मैं इस फिल्म को बहुत enjoy किया and I'm sure I'm gonna go with my family to watch this film और वो भी शायद इसको enjoy ही करेंगे. And obviously it's a family entertainer तो इसमें मैं ज़्यादा दिमाग लगा के करूँगा भी क्या. Anyway, now let's talk about the ratings. Mass audience rating and cinephile audience rating. So mass audience rating for this film will be 3.5 stars. Definitely a must watch for the mass audience. You will like it. Most of them will like it. इसकी collections ये बता ही देंगी शायद, I hope. And now talking about cinephile rating of this film, 3 stars. I usually don't give 3 stars as a cinephile rating to any film इतनी आसानी से. बट अगर आप एक डायरेक्टर का सिनेमा समझते हो और उसकी जो सेंसिबिलिटीज़ हैं और वो जिस तरह का अप्रोच रखता है अपने सिनेमा में, तो आप इस फिल्म को जब देखोगे तो आपको समझ आएगा कि इसमें सिनेमैटिक लेवल पे कितनी स्ट्रॉन्ग चीज़ें हैं. सो दैट इज़ वाई सिनेफाइल रेटिंग फॉर दिस फिल्म इज़ 3 stars. ऑलराइट, रिव्यू ख़त्म करते हैं. ये तो था मेरा रिव्यू रॉकी रानी की प्रेम कहानी को लेके. आपका ओपिनियन और मेरा ओपिनियन डिफरेंट भी हो सकता है, विच इज़ कम्प्लीटली ओके एंड डेमोक्रेटिक टू बी ऑनेस्ट. वी कैन हैव डिफरेंट ओपिनियंस, नो प्रॉब्लम. सो कमेंट्स में अपना ओपिनियन मुझे ज़रूर बताना. एंड ऑल्सो आई एम वर्किंग ऑन एन ओपनहाइमर वीडियो. मेरे को पता है मैंने रिव्यू नहीं किया बट आई एम वर्किंग ऑन अ वेरी स्पेशल वीडियो. सो प्लीज़ आप थोड़ा वेट करना बिकॉज आई एम कमिंग विद अ वेरी पर्सनली अफेक्टेड पीस ऑफ अ वीडियो. ऐसे ओपनहाइमर देख के ना लाइक सीरियसली इट हैज़ डन समथिंग टू मी. ऑलराइट, आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. आई होप सो. ऑलराइट, टेक केयर, बाय.